brought to you by Hire and ITIL. साठ का दशक, जब भयंकर भू राजनीतिक तनाव से घिरे मिडिल ईस्ट में दुनिया के दो सुपर पावर अपना प्रभाव बढ़ाने की होड़ में लगे थे। दूसरी ओर इजराइल अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा कर रहा था। सामने चुनौती बनकर खड़ा था सोवियत संघ का सबसे स्ट्रॉन्ग सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-21। फिशबेट या दी फ्लाइंग कॉफिन, जो भी कह लीजिए, सब इसी के नाम है। लगभग 2.1 मैक यानी कि 2175 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, वजन में फ्रांस की मिराज 3 की तुलना में काफ़ी कम, जो दुश्मन को पल भर में भून कर रख दे। सोवियत का अरब देशों की तरफ लाड ऐसा था कि वो एयरक्राफ्ट मुहैया कराने के साथ उनके पायलट्स को ट्रेनिंग भी दे रहे थे। ऐसी वैसी बात तो थी नहीं, मसला उस समय की सबसे मारक फाइटर जेट को उड़ाने का था। इस नीति ने अमेरिका और इजराइल दोनों के कान खड़े कर दिए, क्योंकि मिग ने इजरायली एयरफोर्स की नाक में दम कर रखा था। किसी भी हाल में इजराइल इस फाइटर जेट को हासिल करना चाहता था, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था। आखिर में इजराइल ने ब्रह्मास्त्र निकाला, माने खुफिया एजेंसी मोसाद की एंट्री हुई और तैयार किया गया प्लान। कैसा प्लान? चोरी का। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज इराक की नाक के नीचे से MiG-21 चोरी करने की कहानी। 25 मार्च 1963 मीर आमिद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ बनाए गए। स्वभाव में दृढ़ और जिद्दी, लेकिन गर्मजोशी से भरे। उन्हें यारों का यार कहा जाता था, अपने खुशमिजाज अंदाज के लिए। सेना से आए मीर को जंग लड़ने का भी तजुर्बा था। उस दौर में इजरायली एयरफोर्स के चीफ थे इज़ेर वाइजमन, जिनकी उनसे अक्सर मुलाकात होती थी। कई बार दोनों सुबह का नाश्ता एक साथ करते। एक दिन मीर आमिद ने वाइजमन से पूछा, बताइए मोसाद इजरायली वायुसेना के लिए क्या सेवा कर सकता है? जवाब में एयरफोर्स चीफ ने कहा कि एक ऐसी चीज़ जिसे हासिल करना मुश्किल है। इस बार मोसाद चीफ ने सीरियस होकर पूछा, और वो क्या है? वाइजमन ने संजीदगी से आगे बढ़कर जवाब दिया, मिग। अगर आपसे ये मुमकिन हो तो हमें मिग चाहिए। मीर आमिद ने फौरन कहा, ये तो पूरे पश्चिम के पास नहीं है। फिर इससे पहले वो आगे कुछ और बोलते, वाइजमन ने तपाक से कह दिया, हमें मिग दिलाने में आपको कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मोसाद के लिए ये किसी चैलेंज से कम नहीं था। जिम्मेदार ऑफिसर्स की लिस्ट खंगाली जाने लगी। एक नाम सामने आता है, रहविया वर्डी का। जानकारी मिली कि वो पहले ही अरब देशों से मिग चुराने की नाकाम कोशिश कर चुके थे। माइकल बार जोहर और नसीम मिशल की किताब मोसाद द ग्रेटेस्ट मिशंस ऑफ द इजरायली सीक्रेट सर्विस में बताया गया है कि रहविया वर्डी पर भरोसा जताते हुए उन्हें नए सिरे से मिग चुराने की जिम्मेदारी मिली। यकीनन वो काम में लग गए। जांच के दौरान उन्हें ईरान में इजरायली मिलिट्री ऑफिसर याकूब निमरादी से एक रिपोर्ट मिलती है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि एक इराकी यहूदी है, योसेफ शिमिश, जो ऐसे पायलट को जानते हैं जो MiG-21 विमान को इजराइल ला सकता है। दरअसल इराक की राजधानी बगदाद में शिमिश की महिला मित्र रहा करती थी, जिनकी बहन ने इराकी वायुसेना के एक क्रिश्चियन पायलट कैप्टन मुनीर रिदफ़ा से शादी की थी। शिमिश को इस बात की पूरी जानकारी थी कि रिदफ़ा बहुत परेशान रहा करता था। वजह यह भी थी कि एक बेहतरीन MiG-21 पायलट होने के बावजूद उसे कभी भी प्रमोशन नहीं मिल सकता था। अधिकारियों ने साफ बता दिया था कि क्रिश्चियन होने की वजह से वो कभी भी स्क्वाड्रन लीडर नहीं बनेगा। इराक में क्रिश्चियन अल्पसंख्यक में है। उसे एक पुराना MiG-17 फाइटर जेट दिया गया, वो भी कुर्द गांवों में बम गिराने के लिए। दरअसल इराक के उत्तरी इलाके में बसे कुर्द लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान और अधिकार की मांग कर रहे थे, जिसे इराक की एकता और अखंडता के लिए खतरा माना जा रहा था। ये तमाम बातें रदफ़ा को इराक छोड़ने के लिए मजबूर करती थी। बस इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए शिमिश ने उसके साथ करीबी बढ़ाई और किसी तरह ग्रीस ले चलने को राज़ी किया। अब एक फाइटर पायलट के लिए अचानक देश छोड़ना इतना आसान तो था नहीं। इसके लिए शिमिश ने इराकी अधिकारियों को ये भरोसा दिलाया कि रदफ़ा की पत्नी गंभीर बीमारी से गुजर रही है और इलाज ग्रीस में ही मुमकिन है। क्योंकि घर में केवल रदफ़ा को इंग्लिश आती थी, इसलिए उसका जाना ज़रूरी है।
सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा होता है और वो ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंच जाता है। यहाँ रदफा की मुलाकात कर्नल ज़ेव लेरॉन नाम के शख्स से होती है, जिसने बताया कि वो पोलैंड का पायलट है और गैर सामाजिक संगठन के लिए भी काम करता है। लेरॉन और रदफा की आपस में दोस्ती हो गई। वो आपस में इराक में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे भेदभाव के बारे में बातें करते हैं। एक दिन लेरॉन ने रदफा से पूछा कि अगर तुम अपने फाइटर प्लेन के साथ इराक छोड़ दो तो क्या होगा। रदफा ने कहा, वो मुझे मार डालेंगे। इसके अलावा ऐसा कोई देश नहीं है जो मुझे शरण देगा। लेरॉन ने कहा, एक देश है जो तुम्हें खुली बाहों से अपनाएगा। लेरॉन ने सच्चाई सामने लाते हुए बताया कि वो पोलैंड नहीं बल्कि इजरायली पायलट है। कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया, लेकिन अगली सुबह रदफा समझ चुका था कि उसे क्या करना है। उसके हाथ में इजराइल जाने के लिए ऑफर था, जिसके लिए उसने हामी भर दी, पर इसकी कीमत भी उसे चुकानी पड़ी। कितने पैसे मिलेंगे, क्या करना होगा और कब प्लान को अंजाम देना है, ये सब बताने के लिए उसे रोम ले जाया गया। मोसाद ने रदफा को कोड नेम दिया डायमंड और पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। उसे बताया गया कि जब वो इजराइल के रेडियो स्टेशन से मशहूर अरबी गाना मरहबतें मरहबतें सुने तो समझ जाए कि अब इराक छोड़ना है। इजराइल के लिए ये ऑपरेशन इतना ज़रूरी था कि अलग अलग हैंडलर्स से चल रही रदफा की मीटिंग को खुद मोसाद चीफ नोट कर रहे थे। उन्हें इस मिशन से पहले रदफा से पर्सनली मिलना था। ब्रीफिंग के लिए उसे इजराइल बुलाया गया, बातचीत हुई, बढ़िया खाना वगैरह खिलाकर उसे ग्रीस रवाना कर दिया गया, जहां से वो वापस इराक पहुंचा। किताब में इस बात का जिक्र है कि एक पल के लिए मोसाद चीफ की जान हथेली में आ गई थी जब उन्हें मालूम हुआ कि रदफा इजराइल छोड़ने से पहले अपने सारे फर्नीचर बेच रहा था। उन्हें शक था कि इराकी सिक्योरिटी सर्विस को इस बात की जरा भी भनक लगी तो वो जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर सकते थे। हालांकि वो बाल बाल बच गया। प्लान तैयार था, केवल इजराइल से हरी झंडी मिलनी बाकी थी। पर इससे पहले रदफा के परिवार को इजराइल लाया जाना था। उसने अपनी पत्नी को सिर्फ ये बताया कि वो यूरोप छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। रदफा के परिवार को पहले एम्स्टर्डम फिर पेरिस ले जाया गया। यहाँ से इजराइल जाने से पहले उसकी पत्नी को पूरा सच बताया गया कि वो हमेशा के लिए इजराइल जा रही हैं। ये सुनकर वो झल्ला गईं। उन्होंने अपने पति को गद्दार बताकर कहा कि अगर ये बात उनके भाई को पता चलेगी तो वो रदफा को मार डालेंगे। इजरायली ऑफिसर को उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था, इतना कि उन्हें धमकी दी गई कि अगर अपने पति को देखना चाहती हैं तो इजराइल जाना ही होगा। इधर मोसाद से हिंट मिलते ही 14 अगस्त को मुनीर रदफा ने MiG-21 विमान से उड़ान भरी, लेकिन तकनीकी खराबी होने की वजह से उसे दोबारा एयरबेस लौटना पड़ा। मोसाद के ऑफिसर्स के लिए अब एक एक पल दुश्वार हो रहा था। इस बात को 2 दिन बीत चुके हैं। रदफा दोबारा उड़ान भरता है। उड़ान की डायरेक्शन में गड़बड़ी और सीमा के करीब जाते ही उसे इराकी एयरबेस से वापस लौटने का आदेश मिलता है। कई बार वार्निंग मिलने के बाद रदफा ने अपना रेडियो कंट्रोल बंद कर दिया। अब इराकी एयरबेस से उसका कम्युनिकेशन खत्म हो चुका था। इससे पहले इराक अपने फाइटर जेट्स को भेजता, इजराइल के स्क्वाड्स तैयार थे। बगदाद से उड़ान भरने के 65 मिनट बाद रदफा इजराइल में हज़ोर एयरबेस पर लैंड कर चुका था। इसके बाद एक प्रेस ब्रीफिंग हुई जिसमें उसने इराक में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार के बारे में बताया। MiG-21 जिसने पश्चिम को परेशान कर रखा था, उस दौर का सबसे मारक फाइटर जेट अब इजराइल के हाथ लग चुका था। लैंडिंग के बाद रदफा ने सबसे पहले अपने परिवार की सुध ली। ऑपरेशन डायमंड सक्सेसफुल हो चुका था। इजरायली ऑफिसर्स ने जमकर पार्टी भी की, लेकिन इस खुशी में रदफा खुद को बेहद अकेला महसूस कर रहा था। MiG-21 अब इजराइल के हाथ में था। इसे फ्लाई करने के लिए एयरफोर्स चीफ मीर ने अपने सबसे होनहार पायलट डैनी शपीरा को चुना। रदफा ने उन्हें सभी तकनीकी जानकारी दी जो अरबिक और रूसी भाषा में थे। केवल 1 घंटे के अंदर अंदर शपीरा ने पूरे कॉन्फिडेंस से कह दिया कि वो ये एयरक्राफ्ट उड़ाने को तैयार है। सभी इस बात से भौचक्का थे। रदफा ने उन्हें आगाह किया कि बिना कोर्स कंप्लीट किए MiG-21 उड़ाना खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन इस बात का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस नज़ारे को देखने के लिए इजरायली सेना के आला अधिकारी पहुंच चुके थे और कुछ ही घंटे बाद शपीरा MiG-21 उड़ाने वाले पहले इजरायली बन गए। उन्होंने बखूबी विमान को लैंड कराया। रदफा के लिए ये यकीन कर पाना भी मुश्किल हो रहा था। उसने शपीरा से कहा, जब तक तुम जैसे पायलट हैं अरब इजराइल को कभी हरा नहीं पाएंगे। ये घटना दुनिया भर के अखबारों के हेडलाइंस में शुमार थी। अमेरिका ने खबर मिलते ही अपनी टीम को स्टडी के लिए भेजा, लेकिन इजराइल को ये मंजूर नहीं था। उसने MiG-21 के फीचर के बदले मिसाइल SAM-2 की तकनीक साझा करने की शर्त रखी।
अब अमेरिका के सामने कोई ऑप्शन तो था नहीं, मानना ही पड़ा। इजराइल की यह चालाकी अरब के लिए ताबूत के आखिरी कील की तरह साबित हुई। आगे चलकर 1967 में 6 डे वॉर में MiG-21 ने अपना लोहा मनवाया, जब इराक के नाक के नीचे से चुराए गए विमान को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इजराइल तो मकसद में कामयाब हो गया, लेकिन मुनीर रद्दफा की कहानी दूसरे देश में भी जाकर नहीं बदली। अब वो पहले से भी ज़्यादा डिप्रेस था। इराक से बाहर निकलकर नए देश में उसे कभी भी अपनापन महसूस नहीं हुआ। उसे रेफ्यूजी की पहचान दी गई थी। रद्दफा की पत्नी कैथोलिक ईसाई थी, जो कभी भी यहूदियों से दोस्ती नहीं कर पाए। पहचान छिपाकर उन्होंने पश्चिम के देशों में भी गुजर बसर किया। अगस्त 1988 में मुनीर रद्दफा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। चलते चलते आपको बता दें कि रद्दफा इराक से चुराया हुआ MiG-21 आज भी इजराइल के हाते-ज़रीन वायुसेना म्यूजियम में रखा हुआ है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। इसे लिखा था हमारी साथी प्रगति चौरसिया ने। आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमें फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। बाकी दी ललन टॉप देखते रहे अन्य खबरों के लिए। शुक्रिया।